वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। चर्चा का विषय है, पिछले कई दिनों से खालिस्तान को लेकर के नई नई खबरें आ रही हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि खालिस्तान आखिर क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और किसने की। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको पसंद आती है, तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और एक कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप नए फैमिली मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई ऐसी गलती मेरे से हो जाती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेशन दिया करें, क्योंकि गलतियों को हर बार सुधारने का काम मैं करूंगा और गलतियां करना ही एक इंसान की फितरत होती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देश की आजादी से। वर्ष 1947, आप सबको पता है हमारे देश के विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो पार्टीशन हुए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में चल के जो आपका यहां पर पाकिस्तान है, इसका नाम चेंज कर दिया गया बांग्लादेश 1971 में। लेकिन चर्चा का विषय भारत और पाकिस्तान सबसे ज्यादा यहां पर रहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं पार्टीशन के समय एक लाहौर जगह पड़ती है। लाहौर पाकिस्तान में है फिलहाल। ये सिखों का गढ़ हुआ करता था, यहां बहुत सिख रहा करते थे। जब विभाजन हुआ तो यहाँ के लोग पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान से कुछ लोग आए भारत। इस तरीके से बंटवारा हुआ, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां तो अंग्रेजों ने ही खड़ी कर दी थी, मुस्लिम लीग पार्टी को आगे करके, या उसके बाद सिख धर्मों में, सिख और हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये सब अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी थी। धर्म के नाम पर जब तक राजनीति हुई या जब तक सिचुएशंस आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लाहौर जो कि सिखों का गढ़ हुआ करता था, वहां से भारत में लोग आए और भारत से वहां लोग पहुंचे। धर्म के नाम पर बंटवारे के कारण बहुत लोग बेघर हो गए, परेशानी उनको आने लगी। तो सबसे ज्यादा जो पार्टीशन के बाद परेशान हुए वो सिख लोग हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान हुए। लेकिन धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ हमारा, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ सिख लोगों ने अपना अलग देश का एक निर्णय लेना शुरू कर दिया कि भाई हमारा भी देश अलग होना चाहिए और हम भी एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें सरकार बिल्कुल अलग हो, सारा नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बिल्कुल अलग हो, और उस देश का नाम रखना चाहते थे खालिस्तान। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं जिसके माध्यम से आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से देशों को लेकर, कौन कौन से अपने देश में पार्ट को लेकर के खालिस्तान का जन्म होने का जो है वो क्षेत्र बनता है। तो यहां देखिए, ये येलो कलर से जो पेंट किया है, कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में खालिस्तान का गढ़ बनाने के चक्कर में कुछ सिख लोग चाहते थे। जैसे कि आप लोग देखिए, यहां पर गुजरात का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा और पंजाब पूरा, इन क्षेत्रों में खालिस्तान बनाने का कहीं ना कहीं इनका निर्णय जारी रहा। और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किए बहुत, मतलब कुछ कुछ लोग थे, ऐसा नहीं कि सभी लोग, कुछ लोग थे। अब ये खालिस्तान का मतलब क्या होता है? खालिस्तान, तो ये खालिस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक खालिश और एक स्थान। खालिश का मतलब होता है, खालिश उर्दू का शब्द है, खालिश का मतलब होता है शुद्ध, और स्थान का मतलब जगह, यानी कि शुद्ध जगह, केवल एक धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए ऐसा माना गया। अच्छा, कुछ लोग क्या चाहते थे कि भाई हमारा जो पंजाब राज्य है वो बिल्कुल हमारे भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अलग बन जाए, क्योंकि अभी तक जो पंजाब का हिस्सा था वो कहीं ना कहीं हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इन तीनों पार्ट को लेकर के बना हुआ था। पंजाब अभी तक अलग नहीं था। मैं पूरी कहानी बताऊंगा। अब होता क्या है कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर एक अलग देश बन जाता है, सॉरी अलग राज्य बन जाता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश केवल भाषा के तौर पर अलग राज्य बन जाता है, तब इन लोगों की, जो सिख लोग थे, पंजाबी लोग थे, इन लोगों की मांग और तेजी से उठने लगती है कि भाई हमें भी अपना अलग एक राज्य चाहिए। कुछ लोग केवल राज्य चाहते थे अलग, कुछ लोग देश चाहते थे अलग।
अब जो राज्य चाहते थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको तो भारत में ही रहना है, लेकिन जो देश अलग चाहते थे उनको थोड़ी सी परेशानी होने वाली थी, और विरोध और प्रॉब्लम्स जो क्रिएट की उन्हीं लोगों ने की। सरकार ने मान लिया कि राज्य अलग चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हरियाणा और एक पंजाब। अब कुछ लोगों को फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी थी वो एक ही कर दी गई, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, चंडीगढ़। अब पंजाबी लोग कहने लगे, जो पंजाब में रहने वाले थे, भाई चंडीगढ़ तो हमारा है, आपने हरियाणा के साथ ऐड क्यों कर दिया इसको? तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब एक परेशानी और थी। परेशानी क्या थी? नदी को लेकर के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य अपने आप में कृषि प्रधान देश हैं, दोनों में कृषि बहुत ज्यादा होती है, और कृषि कहीं ना कहीं है नदियों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, नदियां। और 2 नदियां, एक रावी नदी और एक ब्यास नदी, दोनों पंजाब की ऐसी नदियां हैं जिनसे सिंचाई बहुत ज्यादा होती है। तो इन दोनों नदियों को लेकर के कि पानी हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगी पंजाब के अंदर, और बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अभी 2 घटनाएं हैं, कौन कौन सी? एक राजधानी को लेकर के और एक पानी को लेकर के, 2 प्रॉब्लम चल रही हैं। अब प्रॉब्लम तो आसान हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्लियर भी हो जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी चलती है कि दिखावा कुछ और करना है लेकिन पीछे से कुछ और करना है। जैसे एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। 7 साल का एक लड़का था, 7 साल का एक लड़का था जो अमृतसर के चौक मेहता इलाके से आता था। ये टकसाल जाता है सिख धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के, और वहां जाकर के ये इल्म प्राप्त करता है सिख धर्म का। बहुत तेज, बहुत माइंडेड व्यक्ति, बहुत तेज तर्राक, मतलब इतना तेज कि कोई बात इसको बता दी जाए तुरंत याद कर लेना। बुद्धिमान, एक बार एकदम बुद्धिमान टाइप का, जिससे प्रभावित होकर के जो टकसाल जहां ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था, वहां के प्रमुख ने इसको आगे चल के अपने पुत्र के स्थान पर इसको अध्यक्ष बना दिया गया, उस लड़के को। इतना टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन बाद में चल के उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि उसको पुलिस के हाथों मरना पड़ा। कौन था ऐसा व्यक्ति? आपने नाम सुना होगा, जर्नैल सिंह भिंडरावाला, ये वही व्यक्ति था। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझते हैं पूरी कहानी। मैंने फोटो लगाया हुआ है, आप फोटो के माध्यम से समझना। जर्नैल सिंह भिंडरावाला। ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है इसके बारे में समझना। कांग्रेस का जो दबदबा था वो इमरजेंसी लगी थी हमारे भारत देश में, आप सबको पता है। इमरजेंसी के बाद पंजाब में जो हालत थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की खराब हो चुकी थी, बहुत प्रॉब्लम में फंस चुका था पंजाब नहीं, कांग्रेस पंजाब में प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, और अपने चुनाव भी वो हार चुकी थी। 1977 में आई थिंक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुत करारी हार मिली थी। अब उस हार के बाद कांग्रेस को यह चाहिए था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए निकल के जो हमें दोबारा से कहीं ना कहीं हमारे पैरों पे खड़ा कर सके, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं। उस समय जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे, ये धर्म युद्ध लड़ रहे थे, धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे। भाई जो भी है सिख धर्म को लेकर है, और हम अलग देश चाहते हैं, खालिस्तान, ये सपोर्टर थे। और कई सपोर्टिंग चीजें थी इनकी, मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊं। अब क्या हुआ कि कांग्रेस को एक व्यक्ति ने जाकर के बताया कि भाई अगर आपको पंजाब में दोबारा से सत्ता हासिल करनी है तो आपको जर्नैल सिंह भिंडरावाला से हाथ मिलाना होगा। उसका दबदबा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है पंजाब के अंदर। तो राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें कितना भी बड़ा कोई गैंगस्टर हो, कितना भी बड़ा कोई कानून का एक तरीके से कह सकते हैं खिलाफ करने वाला हो, खिलाफत करने वाला हो, सबको अपने पास बुला लिया जाता है अगर राजनीति में कोई फायदा हो रहा हो तो। बताया जाता है, कई आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो बताया जाता है कि भिंडरावाला को बिगाड़ने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो कांग्रेस का हाथ है। मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने पूरी कहानी को जब अलग अलग न्यूज चैनलों पे भी सुना, अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ा, तो मेरे को भी लगा। मैं पिछले 4-5 दिन से इसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि हाँ वाकई में भाई कांग्रेस का कहीं ना कहीं हाथ था। कांग्रेस का क्या हाथ था कि अभी कांग्रेस जाकर के इनके साथ मिल जाती है भिंडरावाला में, बोले यार आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कोई इशू नहीं,
और हम आपको पैसे वैसे देंगे, आप बस हमारी पार्टी का थोड़ा सा ख्याल रखना। भिंडरावाला कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसे दो, हम आपकी पार्टी का पूरा ख्याल रखेंगे। अब उस व्यक्ति का, भिंडरावाला का, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा रौला चल रहा था, सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, बोला सब मामला ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो पैसा कांग्रेस देती थी भिंडरावाला को, उसका जो उपयोग करते थे ये भिंडरावाला, ये उपयोग करते थे एंटी टैंक खरीदने में, एंटी टैंक लॉन्चर या AK-47, बड़े बड़े हथियार, है ना, और माइंस वगैरह, बहुत मतलब एक तरीके से ऐसे ऐसे हथियार जो उस समय के अपडेटेड हथियार थे, उनको खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते थे। अब 1980 में भिंडरावाला का सपोर्ट मिला और कांग्रेस ने भी अच्छी खासी मेहनत की पंजाब में और अपनी जीत हासिल कर ली 1980 में। और दरबारा सिंह बना दिए जाते हैं उस समय मुख्यमंत्री। मैं आपको दिखा देता हूं, दरबारा सिंह का फोटो भी है। दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं पंजाब के। अब कांग्रेस तो सपोर्ट करती थी भिंडरावाला को, लेकिन दरबारा सिंह सपोर्ट नहीं करते थे भिंडरावाला को। ये इससे जला करते थे कि यार ये इतना जल्दी आगे क्यों निकल रहा है, क्यों ये इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं गलत है, ये धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहा है, ये देश के टुकड़े कराने के चक्कर में है। ये कहीं ना कहीं इससे जला करते थे दरबारा सिंह। तो अब दरबारा सिंह जला करते थे तो ये इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और सीएम बन चुके हैं तो ये इसको पसंद नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अब इसकी भी सिचुएशंस ऐसी हो गई कि भाई जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के सर पे अगर सरकार का हाथ हो तो वो कुछ भी करे, वो अच्छा ही माना जाता है। आज भी देख सकते हो आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत भी कर रहे हैं लेकिन सरकार का हाथ उनके ऊपर है, उनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, हमेशा ऐसा होता है। तो भिंडरावाला के ऊपर जब कांग्रेस का हाथ था तो 1980 में ही एक भिंडरावाला ने निरंकारी सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में जाकर के 13 लोगों को, इसके जो आपस में भिड़ंत हुई तो 13 लोग तो भिंडरावाला के मर गए उसमें। और भिंडरावाला ने निरंकारी समुदाय के जो तीसरे गुरु थे, गुरुवचन सिंह, उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। गुरुवचन सिंह की जो निरंकारी, ये धर्म जो है ये भी दो पार्टों में डिवाइड है, जैसे सिया सुन्नियों में, मुस्लिम धर्म जैसे सिया सुन्नी में, ऐसे निरंकारी और सिख, ये दो पार्ट है। मैं इनके बारे में कभी आप लोगों को बताऊंगा किसी वीडियो में जरूर, ठीक है। तो ऐसी निरंकारी जो समुदाय है उसके जो तीसरे गुरु थे उनकी ये हत्या कर देता है भिंडरावाला। अब भिंडरावाला जब हत्या करता है तो अभी तक चलो सरकार का हाथ था ऊपर तो ऐसा कोई इश्यू नहीं रहा, कर दी हत्या, चलो विरोध प्रदर्शन होकर के, है ना, लड़ाई झगड़े होकर के कुछ लोगों की, बहुत लोगों की हत्या हुई, मामला हो गया रफा दफा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले ही साल 1981 में एक और व्यक्ति जो निरंकारी समुदाय को सपोर्ट किया करते थे और हिंदू धर्म को सपोर्ट किया करते थे, लाला जगत नारायण, ये इनका फोटो है, लाला जगत नारायण, इनकी भी हत्या कर दी जाती है, गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। और इसका पूरा का पूरा जो आरोप आया वो भिंडरावाला के ऊपर आया। अब भिंडरावाला के ऊपर ऐसे दो केस हो चुके थे, एक तो निरंकारी समुदाय के तीसरे गुरु को मारा और इनको भी मारा। अब सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलों में फंसी, बोला अब इसको गिरफ्तार करना चाहिए वरना मामला खराब हो जाएगा। तो भाई साहब भिंडरावाला को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया इसको, जैसे आपने देखा था कि राम रहीम को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद बहुत विरोध हुआ, उस समय इसके साथ भी सेम सिचुएशन बनी। इतना तगड़ा विरोध हुआ कि बाद में भिंडरावाला को छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया इसको, बोला जा, तुमने नहीं मारा, किसी और ने मारा था उसको, छोड़ दिया इसको। अब छोड़ने के बाद इसने कहा कांग्रेस के साथ जुड़े रहना अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ जुड़ करके कोई फायदा होगा। भिंडरावाला अकाली दल के साथ जुड़ जाता है। अकाली दल, अकाली दल के बारे में सब लोग जानते होंगे आप लोग, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ ये जुड़ जाता है। अब जब 1982 की बात है, एशियन गेम होने थे दिल्ली में, 9वें वार्षिक खेल थे, ये होने थे दिल्ली में, और ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े गेम है। जैसे कोई भी ऐसे गेम होते हैं ना
तो उनके लिए जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी कर दी जाती है। तो ये 1982 में एशियन गेम होने थे दिल्ली के अंदर, तो सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब मामला चल रहा था गंभीर। अब ये भिंडरावाला कहता है कि भई या तो हमारी माँगें आप पूरी करें, अन्यथा आप मुश्किल में फँस जाएँगे। माँगें क्या थी मैं आप लोगों को 1 मिनट में बता देता हूँ, आप समझना। देखो लीगल तरीके की माँग तो इनकी ये थी कि 1973 में एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था, जिसमें सिखों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र हो, सिख धर्म और हिंदू धर्म अलग-अलग रहे, दोनों की मान्यता अलग हो, चंडीगढ़ और अन्य क्षेत्रों को पंजाब के अंदर मिलाया जाए और केंद्र व राज्य को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए। राज्य के अपने कुछ अलग शक्ति होनी चाहिए, ऐसा इसका मानना था लीगल तौर पे। लेकिन इलीगल तौर पे जो था, वो चल रहा था इसके दिमाग में खालिस्तान, देश अलग हो, कोई मतलब नहीं, हमें भारत के साथ नहीं रहना भैया, अलग देश चाहिए। ये इसका पीछे से चल रहा था, पर्दे के पीछे जो कहते हैं सिस्टम। तो अब भाई साहब भिंडरावाला धमकी देते हैं, जो एशियाई गेम 1982 में दिल्ली में होने वाले थे, धमकी देते हैं कि भैया हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, या तो हमारी ये बातें मानो जो मैंने अभी बताई हैं। बोला यार ये बात अच्छी नहीं है। तो सरकार तुरंत एक स्टंट लेती है और कहती है यार ऐसा कोई काम किया जाए कि जिससे ये जो पंजाब के लोग हैं या ये भिंडरावाला के समर्थक हैं, ये दिल्ली ना पहुंचे। तो उस समय दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया जाता है पूरे तरीके से। 1982 की बात मैं बता रहा हूं आपको, सील कर दिया जाता है। अब सील कर दिया गया तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ा फेलियर था, एक जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। वो फेलियर क्या था? ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके के जो प्रदर्शन है, ये इस तरीके की जो हरकतें हैं, ये प्रदर्शन को और बढ़ा देती हैं, मुश्किलों को और बढ़ा देती है। जैसे हमारे देश में जो 1947 यानी 1947 में कभी युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समय के जो हमारे क्रांतिकारी थे, देश के फौजी थे, आर्मी के, 1961 में युद्ध हुआ था, वहां के जो लोग थे, इन सभी जो अच्छे अधिकारी थे, एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, बड़े-बड़े अधिकारी थे, उनकी गाड़ियां रोकी जाती थी जब वो आ रहे होते थे, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था, जो सिख लोग थे। तो अब सिखों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अब सोचिए किसी भी धर्म के लोगों के साथ जो गलत है, उसके साथ कोई गलत हो तो कोई इश्यू नहीं है। मान लीजिए कोई सही व्यक्ति है, उसके साथ ऐसा अन्याय हो धर्म को लेकर के, तो फिर क्या होगा? तो भाई साहब कोई भी, अब मैं ही क्यों ना हूं, आप ही क्यों ना हो, आप लोगों के धर्म को लेकर के अगर इस तरीके की हरकतें हो, तो फिर आपके अंदर क्या बीतेगी, ये आप ही जानते हैं। तो यहां इन लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, सिखों के साथ उनकी बेइज्जती की गई, उनकी चेक इन के नाम पर कहीं ना कहीं उनको गालियां देते, परेशान करते उस समय। तो ये प्रॉब्लम में फंस चुके। ये सरकार को नहीं करना चाहिए। रेपुटेशन का, कौन व्यक्ति कैसा है, ये तो कम से कम सोचना चाहिए। इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब ये बात भिंडरावाला तक पहुंच जाती है कि भैया सिखों के साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है। अब ये तो कोई बात पकड़ना चाहता था कहीं से भी, कैसे भी करके बात हमारे पास तक आए और कैसे भी हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएँ। तो भाई साहब ये भिंडरावाला तक बात पहुंचती है और वो अपना उग्र प्रदर्शन चालू कर देता है। अब ये उग्र प्रदर्शन क्या चालू करता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अकाल तख्त मतलब था उस समय, जो स्वर्ण मंदिर है उसको अकाल तख्त कहते थे। वहां पर एक तख्त बना हुआ है या एक बैठने का स्थान है जो काफी ऊंचा है। गुरु का दर्जा ऊंचा माना गया, तो वहां गुरु बैठता था, तो वहां पर ये बैठने लगा भिंडरावाला। उसने अपना कार्यालय वहां बना लिया और अपने समर्थकों के साथ वहां चला गया। कहा? स्वर्ण मंदिर के, और वहीं अपना काम करने लगा। इलीगल काम करने लगा, लीगल नहीं थे। हथियार ले जाना अंदर, मैं आगे चल के बताऊंगा इसने हथियार किस तरीके से अंदर पहुंचे। अब इसने जो उग्र प्रदर्शन चालू किया वो क्या किया? क्योंकि उस समय जब चेक इन के नाम पर सिखों को परेशान किया गया, तो अब हिंदू और सिख धर्म के दोनों के लोगों के बीच कहीं ना कहीं लकीरें खिंचने लगी, दोनों परेशान होने लगे। अब इस भिंडरावाला ने क्या किया कि ये अमृतसर में रहता था, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं
चाहे वो चंडीगढ़ हो या अमृतसर के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जिन बस हो या कोई अलग कोई यात्रा के लिए वाहन हो, उन वाहनों में ये देखता कि ये किस धर्म के लोग हैं। अगर ये हिंदू धर्म के लोग हैं, तो बसों से निकाल करके उन लोगों को मारता, गोली मार देता, हिंदू धर्म के लोगों को देखकर। ये इल्ज़ाम इसके ऊपर था। तो कहीं न कहीं भाई ये भी बहुत मतलब गलत था। यहाँ उन सिखों के साथ भी गलत हुआ जो सरकार ने किया, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म के लोगों के साथ भी गलत हो रहा था। जिसके लिए कोई परेशानी नहीं, जिसने कुछ किया ही नहीं, उसको आप मार रहे हो, गलत है ये, बहुत बुरा किया। अब ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली, बहुत तेजी से बढ़ रही, इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के इंदिरा गांधी थी, उन्होंने दरबारा सिंह को हटा दिया। पंजाब के सीएम थे दरबारा सिंह, उनको हटा दिया और राष्ट्रपति का जो शासन था वो लागू कर दिया पंजाब के अंदर। बोला आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण था कि दरबारा सिंह को हटाने का एक कारण ये भी था कि भिंडरावाला के खिलाफ था। ये भिंडरावाला को कहीं किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे दरबारा सिंह, इसलिए भी इनको हटा दिया गया क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। लेकिन बाद में चल के कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करना था क्योंकि उन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया था, इस कारण से। अब एक और सबसे बड़ी घटना की इसने, इस व्यक्ति ने जो कि भिंडरावाला है, इसने क्या किया कि डीआईजी थे अवतार सिंह, उनको मार दिया। उनको कैसे मारा? वो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए गए थे और जैसे ही वो माथा टेक करके उठते हैं ऊपर, तो इन पे गोली की बरसात होने लगती है स्वर्ण मंदिर में। क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर जो ये बैठा हुआ था भिंडरावाला और अपने सपोर्टरों के साथ, इसके पास बहुत लेटेस्ट क्वालिटी के हथियार थे उस समय, और मार दिया। और मारने के बाद इसके समर्थकों ने कहा कि अगर जो भी इसकी लाश को उठाएगा उसका भी यही हाल होगा। तो कई घंटों तक वो लाश डीआईजी साहब की यहीं पड़ी रही थी सीढ़ियों पर। इसके बाद दरबारा सिंह तक ये खबर पहुंची कि इस तरीके से डीआईजी की हत्या कर दी गई है स्वर्ण मंदिर में। तो ये डीआईजी जो है, ये जो दरबारा सिंह है, ये फोन पे बात करते हैं भिंडरावाला से और कहते हैं भाई लाश उठाने दो, तुमने जो किया वो ठीक है। उस समय परमिशन मांगी थी इससे, भिंडरावाला से, तो इसने परमिशन दी थी, तब जाकर के लाश को उठाया गया। इसके बाद में जाकर के सरकार ने कहा भिंडरावाला से, हम आपकी बात मान जाएंगे भाई, तुम क्या चाहते हो छोड़ो ये बात, हम आपके चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अन्य जो भी बातें होंगी उनके लिए आयोग बनाएंगे और आपकी बातें हम मानने की कोशिश करेंगे, और जो नदियों का हिसाब है, जो आप पानी की बात कर रहे हो नदियों का, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देंगे, वो क्या तय करेगा और वो आपको दे देंगे। भिंडरावाला कहता है, अरे क्या क्या बात कर रहे हो भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप ले लेंगे, आप कुछ मत दीजिए, हम इतनी पावर रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि अपने आप ले लेंगे जो लेना होगा, आपसे थोड़ी ना मांगेंगे कि आप ये दीजिए वो दीजिए, खुद ले लेंगे। अब इसने क्या कर दिया, इसने भाई साहब स्वर्ण मंदिर में दूध के टैंक जो हुआ करते हैं, जो बाल्टी हुआ करती है, उनमें हथियार रख के ले जाना, बोरी भर के हथियार लेकर के रख जाना। कई महीनों तक ये प्रोसेस चलता रहा। जो लेटेस्ट हथियार थे, लेटेस्ट बंदूकें थी AK-47 या और अन्य चीजें, वो सब उसने जो है इकट्ठा करने शुरू कर दिए। अब स्वर्ण मंदिर में ये महीनों तक चलता रहा। बाद में चल के ये बोला कि भैया हमें चाहिए अलग देश, खालिस्तान, अगर देना है तो ठीक है और नहीं देना तो बताओ, फिर हम जो है यहां से प्रोग्राम चालू करते हैं। प्रोग्राम क्या चालू करना था? लोगों को मारना, बस यही इसका उद्देश्य था। और ये हार नहीं मानूंगा जब तक मरूंगा नहीं, जब तक हार नहीं मानूंगा। अब ये बैठा हुआ था स्वर्ण मंदिर में। स्वर्ण मंदिर में आपको दिखा देता हूं, आप लोग सभी घूमने जरूर जाइएगा, बहुत अच्छी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो यहां पर ये अंदर बैठ जाता है छिप करके, बाहर नहीं निकलता है भिंडरावाला। क्यों बाहर क्यों नहीं निकलता? पता था कि कोई भी सरकार या कोई भी सेना अंदर नहीं आ सकती इसके, क्योंकि ये सिख धर्मों का एक पवित्र स्थल है, यहां अंदर कोई नहीं आएगा, इसलिए ये अंदर रहता था, बाहर नहीं निकलता था। लेकिन बाद में सरकार को इसके अंदर सेनाएं भेजनी पड़ी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो शुरुआत है वो अब स्टार्ट होगी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी,
तो आप लोग उसे भी उतना ही प्यार देना जितना इसको दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए पूरी खबर यही थी। आपको कैसी लगी प्लीज एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी CG विवेक चौधरी। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आप लोगों को इंस्टा पे मेरी आईडी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।